ठीक है। तो मान लो कि अभी मैं एक चीज, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर बीम है, उसके ऊपर तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। ओके, तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा तो वो बीम क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। तो बताओ मुझे, वो बेंड होगा किस तरह? बेंड होगा कौन से जोन में कॉम्प्रेशन आएगा, कौन से जोन में टेंशन? बताओ। यूनिफॉर्मली होगा तो कंप्रेसिव होगा। एनीवन? यूनिफॉर्मली होगा तो कहाँ, कौन से, किधर कॉम्प्रेशन में जाएगा? कौन सा पार्ट कॉम्प्रेशन में जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस के कौन सा पार्ट कॉम्प्रेशन और कौन सा पार्ट मैम टेंशन न्यूट्रल लेके जाएगा? एक्सिस के बिलो में कंप्रेसिव होगा और अपर में मैम टेंसाइल होगा। बहुत अच्छा, थप्पड़ खाओ अब तुम। अमन बताओ। मैम सिंपली सपोर्टेड मैम बीम था ना। हम्म मैम सिंपली सपोर्टेड मैम, उसमें ऊपर वाले में कंप्रेशन जोन होता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में टेंशन जोन होगा। ठीक है। हाँ मैम, काम तो कैंटिलीवर जब में ऊपर, ठीक है। ओके कोई बात नहीं। तो जब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो जोन जाएगा वो तुम्हारा, उसमें कौन सा कॉम्प्रेशन आएगा? बेंडिंग कॉम्प्रेशन। कौन सा आएगा? बेंडिंग बेंडिंग कॉम्प्रेशन। यानी और नीचे वाले में जोन में बेंडिंग टेंशन आएगा। ठीक है। तो जब बेंडिंग कॉम्प्रेशन जाएगा तो क्या हम उस ऊपर वाले जोन को सिग्मा सीबीसी लिख सकते हैं? बेंडिंग कॉम्प्रेशन सिग्मा सीबीसी ही था या नहीं? जहाँ पे सिग्मा सीबीसी मैंने एक इमेज भेजा था जब लिखने के लिए, वो लिखा था तुम लोगों ने? यस मैं यस वहीं मैम पे लिखा है। सिग्मा सीबीसी था। हाँ हाँ, ठीक है। सिग्मा सीबीसी क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होता है। ठीक है, कंक्रीट का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होता है। इससे ज्यादा अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, कॉम्प्रेशन साइड में, तो वो कंक्रीट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू है। और नीचे वाले साइड में कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सा हो रहा है? बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो नीचे नीचे वाले को एफ सी आर लिखेंगे। लिखो एफ, स्मॉल एफ, उसके नीचे सी आर करके। ऊपर वाले में जो कॉम्प्रेशन जा रहा है उसको सिग्मा सीबीसी में से डिनोट कर रही हूँ, और नीचे वाले जो को एफ सी आर से डिनोट कर रही हूँ। मतलब कॉम्प्रेशन वाले जोन में सिग्मा सीबीसी आएगा, टेंशन वाले में एफ सी आर आएगा। और एफ सी आर लिख लो। एफ सी आर होता क्या है? एफ सी आर इज इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन concrete, in concrete, in bending tension, in bending tension। और उसको और क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको क्या बोल सकते हैं? और मैक्सिमम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और क्या बोल सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। जब सोम पढ़ा रहे थे तो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को किस फॉर्म में और डिनोट कर सकते थे? बताओ जल्दी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ सी आर का, एफ सी आर इज इक्वल टू एम बाई जेड। याद आया? एम बाई जेड। एम क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। और जेड क्या था? सेक्शन मॉड्यूलस। कोई बोलो, कुछ तो बोलो। एफ सी आर इज इक्वल टू एम बाई जेड। बट इस केस में, यहाँ कॉन्क्रीट के केस में, वो तो सोम के केस में हो गया, फॉर्मूला वो भी है, चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सली है, अप्लाई होगा। बट अगर कंक्रीट के इसमें यूज किया जाएगा तो इसको फॉर्मूला लिख लेना। एफ सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.7
into under root FCK. Under root FCK. FCR is equal to 0.7 into under root FCK. हो गया? आकाश गुप्ता, बेटा मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म अगर जब क्रीप के केस में जब लॉन्ग टर्म हम यंग्स मॉडुलस निकालते हैं कंक्रीट के लिए, उसकी वैल्यू क्या होती है? क्रीप के केस में आकाश, रितम, यस मैम। बताओ बेटा, क्रीप के केस में जब हम लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस निकालते हैं कंक्रीट का, उसकी वैल्यू क्या होती है? मैम जो थीटा से डिनोट करते थे ना, dy मैक्स वाला। वैल्यू बताओ हाँ। लॉन्ग टर्म वाले केस में। मैम dy मैक्स बाई एल अपॉन dx बाई एल। फॉर्मूला एग्जैक्टली फॉर्मूला तो लिखवाया था ना मैंने, सीधे वो एक exactly फॉर्मूला भी formula लिखवाया था, मैम। प्रूफ कराया था। तो हाँ। मैम वो EC अपॉन CL इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। ठीक है, ECL इक्वल टू 5000 इंटू अंडर रूट FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। ठीक। चलो फ्लेक्सुरल हो गया, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ क्या बोलो सलीम? लॉन्ग टर्म के लिए था बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए बस 5000 इंटू अंडर रूट FCK हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा भी आ जाता है। ओके, अब मान लो M20 का ग्रेड का कंक्रीट है तुम्हारे पास, तो उसकी FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FCK की वैल्यू कितनी होगी उसकी? मैम कितने की? 20 M20 ग्रेड ऑफ 20 हो जाएगी। टेंसाइल वही तुम्हारी अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो निकाला मैंने, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, FCR कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। 3.13। 3.13। और M20 के लिए डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी होती है वैल्यू? M20 के लिए 5 होती है। और सिग्मा CBC बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस 7 होती है ना? हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो कंक्रीट वाली पार्ट है ना, जो उसमें कंप्रेशन, कंक्रीट का कंप्रेशन वाला जो पार्ट है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी हमें मिल रही है, बट वही हमें टेंशन के केस में क्या मिल रही है? स्ट्रेंथ की कमी मिल रही है, कम मिल रहा है कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कंप्रेशन के साइड से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें? रेनफोर्समेंट करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें? रेनफोर्समेंट करते हैं। टेंशन वाले जोन में रेनफोर्समेंट करते हैं, मतलब स्टील का सरिया यूज करते हैं फिर। ओके, यस मैम। ठीक है। अब देखो श्रिंकेज और फटीग खुद से पढ़ लेना। श्रिंकेज तुम लोग को पता है क्या होता है, ठीक है, और फटीग भी तुम लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है। तो श्रिंकेज और फटीग खुद से पढ़ लेना क्या क्या है, ऐसे नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेना, उसमें कुछ ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है डीपली, उसको नहीं मैं पढ़ा रही हूँ, लिख लो कि क्या क्या पढ़ना है। श्रिंकेज और फटीग ऑलरेडी पढ़ा रखा भी है, सोम में मैंने फटीग क्या होता है, श्रिंकेज खुद से देख लेना। श्रिंकेज ऐसे कंक्रीट जब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होगे तो उसमें पढ़ा होगा तुमने। चलो अब स्टील पढ़ते हैं, ठीक है। लिखो स्टील में कितने टाइप ऑफ स्टील होते हैं। पहला लिखो माइल्ड स्टील, फर्स्ट लिखना माइल्ड स्टील। सेकेंड लिखो मीडियम टेंसाइल स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील।
लिखिए बेटा। तीसरा लिखो HYSD ST, HYSD ST जी फुल फॉर्म लिख लो, हाई यील्ड स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। मैम स्ट्रेंथ होगा कि स्टील? स्ट्रेंथ होगा, नाम है वो स्टील ही है, HYSD स्टील बोल रहे हैं, बट उसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। चौथा लिखो CTD, CTD, CTD में लिखना कोल्ड ट्विस्टेड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार। नेक्स्ट लिखो TMT, TMT थर्मो, थर्मो मैकेनिकली, मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ट्रीटेड, TREATED ट्रीटेड बार। लिख लिया? जी अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि कंक्रीट के केस में, कि मान लो कि M20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो उसके लिए सिग्मा CBC की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी, वो पढ़ा था मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए पढ़ा था, मतलब उसकी वैल्यू तुम लोग को पता चल गई अभी तक। वैसे ही स्टील के केस में भी हम लोग को जानने की जरूरत है, ठीक है? तो वैसे ही स्टील के केस में कैसे जानेंगे, तो एक कॉलम बनाना अच्छे से, मैं जैसे जैसे बोल रही वैसे वैसे बनाते जाओ। पहले ऊपर हेडिंग डालो, स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टील बार्स, स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्टील बार्स। अब उसके नीचे में आना, एक साइड लिखो टाइप, लेफ्ट साइड में एकदम लिखना टाइप, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे लिखना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, उसके आगे जस्ट लिखना थोड़ा परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसको अभी मत जानना, मैं बाद में बताऊंगी क्या होता है ये, अभी जाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। बस लिख लो परमिसिबल स्ट्रेस इन WSM। और उसके आगे लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। 4 बन गया, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, परमिसिबल स्ट्रेस इन WSM, और नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। टाइप में पहले लिखो माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। इसको नोट नोट डिनोट कैसे करते हैं, FE250, F भी छोटा और E भी छोटा, दोनों ही छोटा रहेगा, स्मॉल में लिखना FE250। कैपिटल में भी लिख सकते हो F, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट E जो होगा स्मॉल में, स्मॉल होगा, FE250। हो गया, हो गया, यस मैम हो यस गया। मैम। ओके। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ में लिखना FY इज इक्वल टू 250। कंक्रीट में हम लोग FCK लिखते थे ना, अब इसमें FY लिखेंगे क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं हम इसमें इसका। तो FY इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिसिबल स्ट्रेस में लिखो सिग्मा, सिग्मा एस टी करके, सिग्मा और उसके नीचे
स्मॉल एस टी, सिग्मा एस टी इज इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो, जो माइल्ड स्टील है ना, माइल्ड स्टील की ना जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। स्ट्रेंथ क्यों होती है? बहुत कम होती है। क्यों? इसलिए कि जब भी हम क्या करते हैं, स्मॉल जो तुम्हारा ग्रेड का स्टील यूज करोगे, ठीक है, जब लो ग्रेड का स्टील यूज करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसमें डक्टिलिटी ज्यादा हो जाती है। उस स्टील में क्या हो जाएगी, वो ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। और जब डक्टाइल ज्यादा हो जाता है कोई भी मटेरियल, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो एक चीज याद लिख लेना, नोट करके, नोट बना करके, कि अगर इफ वी यूज हाई ग्रेड ऑफ high grade of steel, high grade of steel, then its ductility, will automatically reduce। और अगर उस मटेरियल की डक्टिलिटी कम हो रही है तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आगे उसके आगे एरो करके लिखना है ना, देन स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो मैंने अभी क्या बोला, माइल्ड स्टील के केस में तुम्हारी जो मटेरियल है वो हाईली डक्टाइल होगी। मटेरियल क्या हो जाएगी, हाईली डक्टाइल होगी। वो स्टील जो तुम्हारी हो जाएगी वो हाईली डक्टाइल होगी। उसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेस हो जाएगी। गुड। तो अगर हम इसको अपने कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे तो हम इसको यूज कहाँ करेंगे? हम इसको यूज उस एरिया में करेंगे जहां पे अर्थक्वेक जो लोडिंग होती है ना वो ज्यादा लग रही हो। मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो होती है ना वहां पे इसको यूज करेंगे। और अर्थक्वेक प्रोन एरिया में क्यों इसको यूज करते हैं, कि डक्टिलिटी जो है ना वो तुम्हारी, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि तुम्हारी साइक्लिक डिफॉर्मेशन होगा। मतलब बार बार जो डिफॉर्म होती है ना जो जगह, वहां पे वो स्टैंड कर पाती है, वहां पे वो क्या होती है, अच्छे से प्रॉपरली वर्क करती है वो मटेरियल। ठीक है, तो जिस मटेरियल की डक्टिलिटी ज्यादा है, जिस मटेरियल जो ज्यादा मटेरियल डक्टाइल है, वो क्या होगा, साइक्लिक डिफॉर्मेशन में अच्छे से विथ स्टैंड कर पाता है, वो स्टैंड कर पाता है, प्रॉपरली वर्क कर पाता है वो। इसलिए माइल्ड स्टील का यूज हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में यूज करते हैं। तो लिख लो इसमें पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज में, इट्स हाईली डक्टाइल and the strength is low, and suitable for earthquake loading, हो गया? यस हाँ। ठीक है, सेकेंड डालो टाइप में, मीडियम टेंसाइल स्टील। इसको डिनोट करेंगे FE 350 से, FE 350 से। तो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड FY इक्वल टू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। और सिग्मा ST की वैल्यू हो जाएगी 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो नाम में ये मीडियम, इसके नाम में ही क्या है, मीडियम। तो मीडियम डक्टिलिटी भी देगा, मीडियम स्ट्रेंथ भी देगा,
तो इस टाइप के स्टील को ना हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिख लो प्रॉपर्टीज में, इट गिव्स मीडियम डक्टिलिटी, इट गिव्स मीडियम डक्टिलिटी एंड मीडियम स्ट्रेंथ, it is not widely used, it is not widely used. हो गया? हो गया बेटा? यस मैम। हाँ, आगे लिखो। थर्ड वाला लिखना HYSD, HYSD और CTD और CTD बार। नहीं, HYSD लिखो, CTD बाद में लिखेंगे। HYSD बस लिखना, HYSD। इसको नोट डिनोट करो, FE 450 415 FE 415। कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ में लिखो FY इक्वल टू 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और परमिसिबल स्ट्रेस लिखो सिग्मा S न्यूटन पर स्क्वायर। मैम अब देखो रिपीट कीजिए। सिग्मा ST लिखना 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब देखो ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, मतलब हाई ग्रेड ऑफ स्टील है। तो मैंने और पहले ही पॉइंट में जब स्टार्टिंग करवाया था तो लिखवा दिया था, मतलब इसकी डक्टिलिटी क्या होगी, इस स्टील की डक्टिलिटी क्या होगी, लो होगी, हाँ, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको मोस्टली यूज करेंगे, तो लिख लेना बुलेट मार्क करके ऐसे लिखते जाओ, एक स्टार बना के कि लो डक्टिलिटी, फिर उसके नीचे लिख लो एक स्टार मार्क करके कि स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे बना के लिखा करो नोट्स में अपने अंडरस्टैंड के लिए। अब अगर समझ रहे हो तो वैसे लिख लो लो डक्टिलिटी strength will increase, it is mostly used in any construction, and for earthquake loading not used, ठीक है। earthquake load के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। earthquake load के लिए कौन से स्टील यूज कर रहे थे मैम? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, गुड। अब लिखो नेक्स्ट CTD, CTD और TMT एक ही साथ लिखना, CTD TMT, CTD और TMT। मैम ये जो सेकेंड वाले में आपने बताया था सिग्मा सीटी की एसटी की वैल्यू 190 हो गया? यस मैम। चिल्लाए बिन लिखे अब, ठीक है। यस मैम। CTD और TMT एक साथ लिखना। अब लिखो उसमें FY लिखो। CTD में देखो कौन कौन से ग्रेड का यूज करोगे। CTD में FE 415 और FE 500 यूज करोगे, ठीक है। CTD में
Fe450 और Fe500 बार यूज करोगे। और वही टीएमटी में बात करोगे तो टीएमटी में Fe450, Fe500 और Fe600 टीएमटी बात यूज करते हैं। ठीक है, सीटीडी में क्या बोला, 415, 500, टीएमटी में 415, 500 और 600। तो एफ सीटीडी के लिए लिखो Fy इज इक्वल टू 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर और उसी के लिए Fy इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। तो ये जो 415 और 500 है वो सीटीडी के लिए और टीएमटी के लिए दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सीटीडी के लिए और टीएमटी के लिए दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम सेम ग्रेड का बार यूज हो रहा है। 415 का और 500 दोनों का ही यूज हो रहा है। इतना समझ में आ गया? तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, सीटीडी और टीएमटी दोनों के लिए। तो सिग्मा एसटी कितना हो जाएगा 415 वाले के लिए 230। पहले देखो एच वाई एस डी में लिखवा रखा है मैंने, जब 415 था तो सिग्मा हाँ तो सिग्मा एस टी की वैल्यू 230। तो अगर मैं बोलूं कि F115 को किस किस टाइप के बार में यूज हो रहा है तो एच वाई एस डी में भी यूज हो रहा है, सीटीडी में ये भी यूज हो रहा है और टीएमटी में भी यूज हो रहा है, तीनों में यूज हो रहा है। ओके, तो इन तीनों के लिए 415 की प्रॉपर्टीज जो थी ना सेम हो जाएगी, प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, मतलब लो डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ जो होगा वो हाई रहेगा, उसका मोस्टली यूज होगा, ये तीनों के लिए सेम हो जाएगी 415 के लिए केवल। अब जब हम Fy500 की बात करेंगे तो उसके लिए सिग्मा एसटी की वैल्यू लिख लो 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसकी वैल्यू बताएं? 500 वाली जब यूज करोगे तो सिग्मा एसटी की वैल्यू 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर यूज करेंगे। और 500 किस किस में यूज करेंगे, केवल सीटीडी में, टीएमटी में, सीटीडी में और टीएमटी में। इसकी प्रॉपर्टीज लिखो पहले, उसके बाद समझाते हैं। प्रॉपर्टीज लिखो, हाई डक्टिलिटी, ये ऐसे लिख लो, हाईली डक्टाइल होता है, हाईली डक्टाइल, it gives high strength, कंफ्यूज ना हो ना, बस लिखते जाओ पहले। It gives high strength, can be used for earthquake loading, can be used for earthquake loading, it has soft inner core, soft inner core with hard and tough outer core, with hard and tough outer core। अपने कॉपी में एक छोटा सा सर्कल बनाओ, छोटा सा एकदम, मतलब इतना भी छोटा नहीं, और उसके ऊपर एक और सर्कल बनाओ, उसके बाहर में एक सर्कल, मतलब एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल, ऐसे करके बना लिया। मतलब ऐसा बनाओ कि इनर कोर हो, एक आउटर कोर टाइप का दिखे, एक छोटा सर्कल फिर उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल। जो अंदर वाला है उसको कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख लो आसान में, इनर कोर, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, जो कि सॉफ्ट होता है और इसकी डक्टिलिटी जो होती है अच्छी खासी होती है। फिर सॉफ्ट हुआ तो डक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना उसी कि डक्टाइल होता है। इनर कोर हो गया, सॉफ्ट हुआ और डक्टाइल हो गया। ये कौन सा बार है, सीटीडी और टीएमटी बार है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ऐसे दिखती है, इसको ऐसा बनाया जाता है कि अंदर का जो इनर कोर बनाया जाएगा वो जो तुम्हारा होगा वो सॉफ्ट होगा, जो कि तुम्हें डक्टिलिटी देगा। जो आउटर कोर होगा वो लिख लो स्ट्रॉन्ग और हार्ड होगा,
स्ट्रॉन्ग और हार्ड होगा। तो जो तुमको हाई स्ट्रेंथ देगा, अंदर वाला तुमको लो स्ट्रेंथ दे रहा है, डक्टिलिटी अच्छी खासी दी है, बट आउटर जो है पार्ट जो है वो तुमको क्या दे रहा है, हार्ड और टफ है, तो हाई स्ट्रेंथ दे रहा है। हो गया। और जो आउटर लेयर है ना, जी। आउटर लेयर के ऊपर ना एक ना लेयर लगी होती है, ठीक है, उस लेयर को बोलते हैं एंटी कोरोसिव लेयर। एंटी, ANTI CORRESIVE, एंटी कोरोसिव लेयर। तो ये ऐसा दिखता है CTD और TMT बार। तो इसीलिए मैंने इसमें प्रॉपर्टीज में देखो क्या लिख पाया था कि हाईली डक्टाइल हुआ ड्यू टू इनर कोर, हाई स्ट्रेंथ दे रहा है ड्यू टू आउटर कोर, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं अर्थक्वेक वाली एरिया में भी ड्यू टू डक्टिलिटी, गुड डक्टिलिटी। और इसको हम और बिल्डिंग जो भी अदर कंस्ट्रक्शन है वहां पे भी यूज करेंगे, जो कि इसमें हाई स्ट्रेंथ भी दे रहा है, ठीक है। तो CTD और TMT बार इसलिए यूज कर लेंगे। 600 का जनरली हम यूज नहीं करते, हमारे RCC में हम जल्दी यूज नहीं करते। जब भी हमने तुम लोग को लिखवाया है स्टील बस 500 और कंक्रीट भी नहीं, बस स्टील 500 तक यूज किया जाता है, 600 की बात नहीं करते हैं। इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक। टाइम है 39 years, ma'am. ठीक है। अब देखो कंक्रीट के केस में जो सिग्मा CBC होती है ना, सिग्मा CBC वैल्यू वो ऑलमोस्ट इक्वल जो होती है FCK डिवाइडेड बाई 3 की होती है, FCK डिवाइडेड बाई 3 ऑलमोस्ट, ठीक है। और स्टील के केस में जो सिग्मा SC की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है 0. देखो स्टील के केस में सिग्मा CBC की वैल्यू नियरली इक्वल होती है FCK डिवाइडेड बाई 3, FCK डिवाइडेड बाई 3। और स्टील के सिग्मा ST की वैल्यू जो होती है वो नियरली इक्वल होती है 0.55 इंटू FY के। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, वैल्यू पुट करके देख लेना, अगर उसके इक्वल आ रही है तो ठीक है। मतलब अगर M20 की बात कर रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू को सिग्मा CBC जो चार्ट में लिखवाया था उससे मैच करके देख लेना, अगर उसके नियरली आ रही है तो ठीक है, मतलब होती तो है, देख लेना एक बार। Yes, फैक्टर ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है बेटा? मैम फैक्टर ऑफ अल्टीमेट सेफ्टी स्ट्रेस क्या अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। हाँ भाई, अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया तुम्हें? और क्या, चलो आज के लिए इतना ही, अगर है पढ़ा सकते हैं पर टाइम नहीं है, 3 मिनट रह गया।